दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रोग्राम टू ट्रेन टीचर्स और बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित लेख मैसिव जॉब लॉसेस रिवील इंडिया इज फेलिंग टू रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा हृदय हमेशा अजेय समीकरण होता है, लेकिन अगर आप इस समीकरण में थोड़ी शिक्षा या कलम की ताकत मिला दें तो यह बेहद खास हो जाती है। नेल्सन मंडेला का यह कथन हर समाज और सदी के लिए सार्थक है। एक ऐसे समाज के लिए जो अपनी जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में हो, वहां यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तर्ज पर बीते 21 अगस्त को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पूरे देश में 42 लाख से ज्यादा अध्यापकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना है। यह अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं जैसे व्यक्तिगत सामाजिक गुण, समावेशी शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित शिक्षण प्रशिक्षण में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, योग सहित स्वास्थ्य और कल्याण, पुस्तकालय, इको क्लब, युवा क्लब, किचन गार्डन सहित स्कूली शिक्षा में अन्य पहलें, योग्यता आधारित शिक्षा और परीक्षण आदि पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार की यह पहल सराहनीय तो है, लेकिन यह पहल यह सवाल भी पैदा करती है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं और क्यों सरकार शिक्षा सुधार जैसे अहम मुद्दे को लेकर उतनी उत्साहित नहीं दिखाई पड़ती। हालांकि इस क्षेत्र से जुड़ी कुछ योजनाओं ने बेहतर परिणाम दिए हैं, इसके बावजूद भारत में न तो शिक्षा का स्तर संतोषजनक रहा और न ही शिक्षा का स्वरूप। आए दिन भारत में शिक्षा के स्वरूप से लेकर शिक्षकों के चयन, बच्चों की स्कूलों में मौजूदगी से लेकर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की खाई से लेकर उच्च शिक्षा में डोनेशन और ऐसे ही अनैतिक विषय चर्चा में रहते हैं। ये सभी सवाल न तो बेवजह हैं और न ही बिना आधार के। ऐसे में शिक्षा की मौजूदा स्थिति का आकलन अनिवार्य हो जाता है। तो आइए डालते हैं एक नज़र भारत में शिक्षा की मौजूदा स्थिति पर। किसी भी देश का भविष्य वहाँ के बच्चों को मिलने वाली प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करता है। प्रारंभिक शिक्षा जिस प्रकार की होगी, देश का भविष्य भी उसी प्रकार का होगा। इसलिए जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा की मौजूदा स्थिति जान ली जाए। हमारे देश में 2 लाख से ज्यादा विद्यालय हैं और उनमें अध्यापन करने वाले शिक्षक 90 लाख से भी ज्यादा हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी शिक्षा मुहैया करा रही है जिससे राष्ट्र को लाभ हो सके। UDISC यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 95% था, जो कि आगे की कक्षाओं में धीरे धीरे घटता गया। इससे मालूम होता है कि बढ़ती कक्षाओं के साथ ही ड्रॉप आउट की समस्या भी बढ़ जाती है। इसके अलावा OECD द्वारा चलाया गया कार्यक्रम प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी पीसा विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की बेहद खराब स्थिति को उजागर करता है। पीसा के तहत लगभग 50 लाख से ज्यादा बच्चों पर पाठन, गणितीय व वैज्ञानिक साक्षरता पर आधारित अध्ययन कराया गया था। यदि देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ही उत्पादक न हो तो वहाँ की माध्यमिक व उच्च शिक्षा की स्थिति का अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा तक आते आते GER कम हो जाता है और ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ने लगता है, जिसके कारण एक बड़ा हिस्सा माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित रह जाता है। इस घटते हुए GER का एक प्रमुख कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सीमित होना है, जो 14 वर्ष तक के बच्चों को ही अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान करता है। 14 वर्ष के बाद के बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ने का एक अन्य कारण यह भी है कि गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे आय अर्जन में अपने परिवार का हाथ बटाने लगते हैं और उनके परिवार भी शिक्षा का मूल्य वहन करने में असमर्थ होते हैं।
मिड डे मील का 8वीं कक्षा तक सीमित होना भी ज़्यादातर बच्चों की माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच न होने का अहम कारण है। इसी तरह जब बात उच्च शिक्षा की हो तो उसके रोजगार परक और नवाचारी होने की उम्मीद की जाती है। उच्च शिक्षा देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में मदद करती है। जुलाई 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भारत में 900 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। इनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं मसलन IITs व NITs भी शामिल हैं। यदि उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो अभी यह लगभग 25% तक ही पहुंचा है, जबकि 2035 तक इसे 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में रहती है। इसका प्रमाण है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा सालाना जारी की जाने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में जगह नहीं बना पाती है। हालांकि टॉप 1000 में 1 से 2 यूनिवर्सिटीज जगह बना पाने में सफल हो जाती हैं। ऐसे में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की सुधार की जरूरतों और शिक्षा के सर्वांगीण मूल्यों को समझने की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो आइए समझते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति और देश के लिए क्यों जरूरी है। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, और यह ज्ञान हम सभी को संपूर्ण मानव बनाने में सहायक होता है। यह किसी व्यक्ति की पवित्रता और जीवन की सद्भावना को बढ़ाकर चरित्र निर्माण करता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर एक सभ्य समाज का निर्माण करता है। साथ ही यह मानवता का सही अर्थ भी बतलाता है। शिक्षा सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन कर सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का भी विकास करती है। किसी देश के जनतंत्र को सशक्त व सुदृढ़ करते हुए उस देश का आधुनिक विकास करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव है। शिक्षा सामाजिक मूल्यवर्धन के अलावा देश को एक अच्छी आर्थिक समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार शिक्षा देश की आर्थिक समृद्धि के विकास में अहम भूमिका निभाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शन में कहा है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो अशिक्षित और अस्वस्थ कामगारों के साथ वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की इच्छा रखता है। वर्तमान में साक्षरता दर 74.04% है और 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में अभी बड़ा फासला तय किया जाना बाकी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के साथ ही भारत विश्व का सबसे युवा देश भी है। जनसंख्या में 65% हिस्सा कार्यशील जनसंख्या का होने के कारण भारत इस समय जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है। लेकिन पिछले 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी दर, खराब स्वास्थ्य और निम्न स्तर की शिक्षा ने इस लाभांश की स्थिति को जोखिम में डाल दिया है। इतनी बड़ी कार्यशील जनसंख्या का कौशल परक न होना बड़ी समस्या है व इस अकुशलता के लिए भारत की शिक्षा गुणवत्ता जिम्मेदार है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2022 तक विनिर्माण, रियल एस्टेट व रिटेल क्षेत्र में 103 मिलियन से ज्यादा कुशल कार्यबल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके एवज में कार्यशील जनसंख्या के लगभग 4.69% को ही स्किल ट्रेनिंग मिल पाई है। इतनी बड़ी कार्यशील जनसंख्या को यदि अवसर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया तो यही जनसंख्या नकारात्मक रुख ले सकती है और आश्रित जनसंख्या में परिवर्तित हो सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र के लिए शिक्षा का कितना व्यापक महत्व होता है। इसलिए किसी भी देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों में शिक्षा शामिल होती है। भारत में भी शिक्षा को वरीयता दी गई है। आइए देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा बेहतर शिक्षा के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं। आज़ादी के बाद से ही भारत सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए समय समय पर शिक्षा से संबंधित आयोग जैसे राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद UGC NCERT की स्थापना की गई। शिक्षा के महत्व को देखते हुए 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। वर्ष 2002 में अनुच्छेद 21A द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। इन प्रयासों में मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा श्रेयस स्कीम भी खास है, जिसका मकसद उच्च शिक्षा को बेहतर एवं प्रभावशाली बनाना है। इन प्रयासों के अतिरिक्त सरकार समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी घोषित करती रहती है, जैसे 1968 और 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव और नई व्यवस्थाओं को लागू करने के मकसद से डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप प्रस्तुत किया है। इसमें ऐसी नीति बनाने की बात कही गई है जिससे शिक्षा तक सभी की पहुंच के साथ समता और गुणवत्ता जैसी बुनियादी चीजों को भी सुनिश्चित किया जा सके। सरकार द्वारा किए जा रहे इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारत की शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं जो इसे सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। ऐसे में ये जान लेना भी जरूरी है कि वे चुनौतियां क्या हैं जिनके कारण भारत अपने शिक्षा संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत पीछे है। सबसे पहली चुनौती है शिक्षा के लिए कम बजट आवंटन। 1968 में ही कोठारी आयोग ने शिक्षा के लिए जीडीपी का 6% आवंटित करने की बात कही थी, लेकिन अभी भी लगभग 4.6% ही खर्च होता है, जिससे विद्यालयों की बुनियादी अवसंरचना मजबूत नहीं हो पाती। ड्रॉप आउट रेट दूसरी मुख्य चुनौती है। तीसरी बड़ी चुनौती की बात करें तो 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन व डिजिटलाइजेशन के युग में पुरानी शिक्षा नीति को ही फॉलो करना, उसे अद्यतन ना बनाना भी शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख खामी है। इसके अलावा अभी भी सूचनाओं की जानकारी को ही ज्ञान माना जाना तथा अभी भी रटकर परीक्षा पास कर लेने को सफलता का पैमाना मानना भी शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख कमियां हैं। किताबों और सिलेबस के बढ़ते बोझ से बच्चों का बचपन छिनता जा रहा है और बच्चे मानसिक व शारीरिक विकृतियों का शिकार हो रहे हैं। यह वर्तमान तथा भविष्य के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। एक अन्य चुनौती देश में एक समान स्कूली व्यवस्था का ना होना है, जिसके चलते देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक अंतर दिखाई देता है। एक तरफ अमीर घरों के बच्चे अच्छी सुविधा वाले विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ गरीब घरों के बच्चे बुनियादी सुविधा भी न मुहैया करा पाने वाले विद्यालयों में पढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था की गई है, लेकिन स्कूल मालिक और धनाढ्य वर्ग अक्सर इसका विरोध करने के साथ ही बाधाएं भी पैदा करते रहते हैं। देश भर में प्राइवेट स्कूल्स कुकुरमुत्ते की तरह फैले हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर में न तो ट्रेंड शिक्षक हैं और न ही वो बच्चों की जरूरतों का सही ख्याल रखते हैं। दरअसल इनका मुख्य मकसद पैसा कमाना होता है। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह जिससे इन चुनौतियों से निपटा जा सके और देश में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जा सके, जो न सिर्फ रोजगार परक हो बल्कि व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण में भी सहायक हो। अहम बदलाव की दरकार समान शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है, जिसे लागू करके अवसर की समानता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लग सके। दूसरा सुझाव है कि स्कूलों व कॉलेजों की बुनियादी अवसंरचना को मजबूत किया जाए और उनमें शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के लिए बजट के आवंटित मद को जीडीपी के 6% तक पहुंचाया जाए। सरकारों को शिक्षण प्रणाली को लागू करने के अलावा परिणाम का मूल्यांकन भी करना चाहिए। इसके अलावा प्रमुख बदलावों के तहत यूजीसी, सीबीएसई और एनसीईआरटी आदि नियामक संस्थाओं में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि नए पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा के आयोजन, टीचर्स ट्रेनिंग व व्याख्याताओं की नियुक्ति आयोजन में कोई समस्या ना हो। सभी विषयों को बराबर महत्व दिया जाए, शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और नई टेक्नोलॉजी से उनका परिचय भी कराया जाए। इन सुधारों के अलावा प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं या 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई कराए जाने सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की सभी मुख्य बातों को लागू करना भारत की शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा खामियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षा न केवल मानव को पूंजी में तब्दील करती है, बल्कि उत्पादकता, आय और रोजगार को बढ़ावा देकर
देश को आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाती है। शिक्षा का लाभ मौद्रिक लाभों से कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ है। इस आलोक में नेल्सन मंडेला का यह कथन सटीक है कि शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्थिति पर चर्चा करते हुए इसकी खामियों और चुनौतियों को उजागर करें। साथ ही यह भी बताएं कि इस व्यवस्था में कौन कौन से सुधार किए जाएं जिससे शिक्षा रोजगार परक बन सके।